अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से 6 करोड़ साल पहले की बात है कि इसी तरह का खूबसूरत दिन था। परिंदे चहचहा रहे थे, जानवर शिकार करने में मसरूफ़ थे, लेकिन फिर ज़मीन पर मौजूद जानदारों ने आसमान से एक आफत को अपनी तरफ आते देखा। वो आफत तकरीबन 10 से 80 किलोमीटर के करीब एक बहुत बड़ा सा शहाबिया था। फॉर कंपैरिजन आप ये समझ सकते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट तकरीबन 8 किलोमीटर है। इतना बड़ा पत्थर हमारी ज़मीन की तरफ आ रहा था और देखते ही देखते ये पत्थर चकशलब नामी एक गांव आबाद है अभी मैक्सिको के करीब, वहाँ पे ये पत्थर आके टकराया और जिसके बाद ज़मीन से 80% जानदारों का सफाया हो गया। इसके साथ ही ज़मीन पर डायनासोर्स नाम की जो मखलूक है उसकी हुक्मरानी का इख्तिताम हुआ। आपको कंपैरिजन करने के लिए आप यूँ भी समझ सकते हैं कि ज़मीन पर इंसान का जो ज़हूर है वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख साल पुराना है। हमें ज़मीन पर इंसानों के 1.5 से 2 लाख साल पुराने फॉसिल्स मिल चुके हैं और इंसान ने जो अभी तरक्की की है यानी तहज़ीबें बनाई वो तकरीबन 10,000 साल पुरानी तहज़ीबें हैं। तो इंसानी तरक्की का जो ज़माना है वो तकरीबन 10,000 साल पुराना है, लेकिन इंसान का ज़हूर तकरीबन 2 लाख साल है। तो अगर आप इंसानों का डायनासोर्स से कंपेयर करें तो डायनासोर्स का तकरीबन 16 करोड़ साल इनकी हुक्मरानी रही। यही वजह है कि अमेरिकी साइंस फिक्शन राइटर लैरी निवन कहते हैं कि डायनासोर्स इसीलिए तबाह हो गए क्योंकि उन्होंने स्पेस प्रोग्राम ईजाद नहीं किया था। सुनने में वाकई मज़े खेज़ बात लगती है, लेकिन हकीकत यही है कि अगर हम फल्कियात के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो इंसानियत का इख्तिताम भी किसी ऐसे वाक़ये के नतीजे में हो सकता है। यही वजह है कि आपने आज से कुछ दिन पहले सुना होगा कि नासा ने एक डार्ट नाम का मिशन एक शहाबिये पे जाके टकराया है, जिसके बाद अब उसके मुतल्लिक एनालिसिस किया जा रहा है कि उसका क्या इम्पेक्ट हुआ है और शहाबिये की रफ़्तार कितनी कम हुई है। आया कि जो शहाबिया था उसका जो मदार है वो तब्दील भी हुआ है या नहीं। अगले तकरीबन 2 महीने तक पूरी ज़मीन पर मौजूद 36 बड़ी टेलीस्कोप्स इस शहाबिये पे नज़र रखेंगी और जिसके बाद हमें काफ़ी हद तक मालूम होगा कि इसका मदार कितना चेंज हुआ है। अगर आप नोट करें तो तकरीबन हम ज़मीन के करीब 20,000 के करीब ऐसे एस्ट्रॉइड दरियाफ्त कर चुके हैं जो हमारी ज़मीन के मदार के नज़दीक रहते हैं, जिन्हें हम नियर अर्थ एस्ट्रॉइड भी कहते हैं। और इनमें से तकरीबन 2000 ऐसे एस्ट्रॉइड हैं जो इंतहाई ख़तरनाक हैं, जो मुस्तक़बिल में कभी ना कभी ज़मीन के मदार से गुज़र सकते हैं। यही वजह है कि आपने अगर देखा होगा कि हॉलीवुड फिल्म्स के अंदर बेतहाशा ऐसी फिल्में हैं जिसके अंदर दिखाया जाता है कि ज़मीन की तरफ पत्थर आ रहा है तो वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करके उसका रुख मोड़ देते हैं या उसको तबाह कर देते हैं पत्थरों को। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मसला है कि जब कोई पत्थर हमारी ज़मीन की तरफ आ रहा होता है तो अगर हम उसको न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, तो जैसे ये डीप इम्पैक्ट के अंदर दिखाया गया था, तो उसके अंदर ये सबसे बड़ा इशू बन सकता है कि पहले तो एक ही पत्थर ज़मीन की तरफ आ रहा था और उसके पता नहीं कितने टुकड़े होते जब वो ज़मीनी फ़िज़ा में दाखिल होता। अगर हम उसे खला में ही तबाह कर देंगे तो उसके जो हज़ारों टुकड़े हो जाएंगे वो पूरी ज़मीन के ऊपर जगह जगह पे गिरेंगे और उसका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा शदीद हो सकता है। यही वजह है कि साइंसदान परेशान थे कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि एस्ट्रॉइड तबाह भी ना हो, वो हज़ारों टुकड़ों में तकसीम भी ना हो और उसका जो मदार है उसको भी हम डिफ्लेक्ट कर दें या उसको हम थोड़ा सा सुस्त कर दें। क्योंकि अगर ज़मीन, हाँ ये अब सूरज है, ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है तो ज़मीन तकरीबन 8 मिनट के अंदर अपनी जगह से मुकम्मल तौर पे शिफ्ट हो जाती है। तो अगर हम किसी एस्ट्रॉइड को जो ज़मीन की तरफ आ रहा हो तो उसको अगर हम 10 मिनट के लिए हम किसी तरीके से उसको सुस्त कर दें उसका मदार कि हमें ज़मीन को वहाँ से गुज़रने का टाइम मिल जाए। तो जब ये कैलकुलेशंस की गई तो साइंटिस्ट ने सोचा कि अब किस शहाबिये के ऊपर उसको ट्राई किया जाए। अगर ज़मीन के नज़दीक हम किसी शहाबिये पे करते हैं तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि हम उसका जो मदार है वो छेड़ दें। अगर तो उसका मदार एक मदार छिड़ गया, हो सकता है कि पहले तो वो ज़मीन की तरफ ना आ रहा हो, लेकिन हमारे छेड़ने के बाद उसका मदार इस हद तक डिफ्लेक्ट हो जाए कि वो ज़मीन से आके टकरा जाए मुस्तकबिल में। तो लिहाजा साइंटिस्ट ने कहा कि हम किसी ऐसे शहाबिये को हम पॉइंट आउट करते हैं जो ज़मीन से काफ़ी दूर हो।
तो यही वजह है कि इन्होंने डिडीमोस नाम का एक शहाबिया है जो ज़मीन से काफ़ी दूर है, तकरीबन जुपिटर के मदार तक जाता है, और जब ज़मीन से नज़दीक होता है उस वक्त वो 1 करोड़ 10 लाख किलोमीटर की दूरी पे होता है ज़मीन से, उसका उन्होंने चुनाव किया। इसको चुनने की एक तो वजह ये थी कि ये काफ़ी अरसे से हमारे निशाने पे था और इस पर तहकीकात हो रही थी, यानी हमें इसके मदार का काफ़ी हद तक इल्म था। दूसरी बात ये थी कि इसके इर्द गिर्द एक छोटा सा चांद मंडला रहा है। ये ख़ुद 700 मीटर बड़ा एक शहाबिया है, जबकि इसके गिर्द जो चांद है वो 170 मीटर बड़ा जो है चांद है। ये जो 700 मीटर है इसको आप बुर्ज खलीफा से आप कंपेयर कर सकते हैं मेन शहाबिये को, जो इसका चांद है जिसे डिमॉर्फस कहते हैं हम, ये तकरीबन एक स्टेडियम के साइज़ का आप इसे समझ सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम उस शहाबिये के ऊपर किसी किस्म का कोई हमला नहीं करेंगे, बल्कि हम ये जो डिडीमोस है इसके गिर्द जो डिमॉर्फस नाम का एक इसका मून है, इस मूनलेट के ऊपर हम अपनी एक स्पेस क्राफ्ट को जाके हम हिट करेंगे, और उस स्पेस क्राफ्ट के अंदर किसी किस्म का बारूद नहीं होगा कि ये ना हो कि डिमॉर्फस के जो है परखच्चे उड़ जाएं और ये मुस्तकबिल में ज़मीन की तरफ कोई मसला बन जाए कि इसके जो जितने भी टुकड़े हैं वो इतने ज़्यादा फैल जाएं कि हम उनको ट्रैक ना कर पाएँ और मुस्तकबिल में हमारे लिए ख़तरा बन जाए। तो लिहाजा इन्होंने किसी किस्म का बारूद उसमें नहीं रखा था। 600 किलो वज़नी एक स्पेस क्राफ्ट था जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैमरे मौजूद थे और नेविगेशन सिस्टम सारा मौजूद था। उसको इन्होंने 5 अरब किलो वज़नी, या आप कह लें कि 5 अरब किलो मैसिव जो डिमॉर्फस है उसके साथ उन्होंने उसको 6.6 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से हिट किया। नवंबर 2021 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। सितंबर 2022 में डार्ट मिशन उस शहाबिये तक पहुंचा। उसके बाद इन्होंने अपने टारगेट को लॉक किया और 6.6 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से 500 किलो वज़नी स्पेस क्राफ्ट को जाके हिट किया। ये जो हिट जब इन्होंने किया तो इसके दौरान इन्होंने कैलकुलेशन की कि जब इतनी स्पीड से हम इसको हिट करेंगे तो कितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो पता चला कि 3 टन TNT के बराबर ये एनर्जी प्रोड्यूस हुई, यानी 3000 किलो TNT के बराबर ये एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो 1 किलो जो TNT होता है वो तकरीबन एक गाड़ी को उड़ाने के लिए काफ़ी होता है। हमारा ख्याल है कि इस टकराव के बाद डिमॉर्फस का जो मदार है डिडीमोस के गिर्द जो ये घूम रहा है तकरीबन 10 मिनट के लिए छोटा हो जाना चाहिए, लेकिन इस मुतालिक आने वाले चंद हफ्तों में हमें मालूम होगा। तकरीबन 2 महीने तक मैंने जिससे आपको बताया कि दुनिया भर में 36 बड़ी द्योहेकल ऑब्जर्वेटरीज जो हैं इस शहाबिये को अपने निशाने पर रखेंगी और नोट करेंगी कि जो इसका मून है उसके मदार में कितनी तब्दीली आई है। इसके अलावा सन 2024 में, यानी आज से 2 साल बाद, यूरोपीय स्पेस एजेंसी हीरा नाम का एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करेगी जो 2027 के अंदर डिमॉर्फस तक पहुंचेगा और वहाँ पे जाके वो इसके मदार में चेंजिंग नोट करेगा कि 3-4 साल के अंदर इसका मदार किस हद तक तब्दील हुआ है। तो अभी के लिए तो यही है कि हमें ये जो मिशन है वो सक्सेसफुल है और टकराव जो है वो हुआ है। हमने बाकायदा यानी तस्वीर देखी हैं, रियल टाइम डाटा हमें इसने भेजा है और जिसके बाद ये तो कंफर्मेशन हो गई है कि टकराव हुआ है, और बल्कि दुनिया भर की ऑब्जर्वेटरीज से इस टकराव का मुशाहिदा भी किया गया है। यानी अभी बहुत से लोग, अक्सर आपने सुना होगा कि वो इस टाइप की बातें फैला रहे होते हैं कि नहीं जनाब ये जो टकराव है अगर हुआ है तो हमें किस तरह पता हो सकता है कि नासा झूठ बोल रहा हो। तो ज़मीन पर मौजूद टेलीस्कोप से, यानी 12 इंच की जो टेलीस्कोप्स हैं उनसे भी इस टकराव का मुशाहिदा किया गया है और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ज़रिए भी इस टकराव का मुशाहिदा किया गया है। इसके अलावा कोई पहली बार नहीं है कि हमने किसी शहाबिये के ऊपर जाके बारूद को इस्तेमाल किया या फिर हमने कोई स्पेस क्राफ्ट वहाँ पे जाके टकराया। इससे पहले डीप इम्पैक्ट नाम का 2005 के अंदर एक स्पेस क्राफ्ट हमने एक शहाबिये के ऊपर टकराया था। इसके अलावा एक जापानी मिशन था हायाबुसा नाम का, और उसने जो है यूरेशिमा नामी एक पत्थर के ऊपर जाके बारूद को इस्तेमाल किया था जिसकी बाकायदा वीडियोज़ भी हमें मिली थी, और इस पर हम लोगों ने कायनाती जस्तजू की पूरी एक एपिसोड बनाई थी जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो डायनासोर्स का वाक़या था जो जिसका मैंने शुरू में हवाला दिया, उसके हवाले से भी एक मैंने वीडियो ज़ेबनामा यूट्यूब चैनल के ऊपर काफ़ी तफसीली बना के रखी हुई है, इसको भी आप देख सकते हैं, जिसके ज़रिए आपको मालूम होगा कि कोई भी आसमान से आने वाला पत्थर किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है। 26 सितंबर को जब नासा ने डार्ट मिशन को डिमॉर्फस से टकराया तो उस दौरान दर्जनों सवालात मुझे फेसबुक के ज़रिए आप सब ने भेजे। बेशतर सवालात को तो हम लोगों ने अभी शुरू में लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। जो
अभी सवालात बकाया रह गए हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल है सैम का। उन्होंने पूछा है कि अगर इसका ये मकसद है कि इस तरह का शहाबिया ज़मीन पर आने से पहले तबाह किया जाए, तो कुदरत का एक निज़ाम मौजूद है। जो शहाबिया ज़मीन की तरफ आते हैं वो फ़ज़ा में ही हवा की रगड़ से रेज़ा रेज़ा हो जाते हैं। इनका पूछने का मकसद ये है कि जब एक शहाबिया ज़मीन की तरफ आ रहा है और वो पहले ही रेज़ा रेज़ा हो जाता है, हम अपनी आँखों से कई बार देखते हैं कि बहुत से शहाबिये वो आने ज़मीन तक पहुंचने से पहले ही खला में या ज़मीनी फ़ज़ा में दाखिल होने के फ़ौरन बाद जो है वो उन्हें आग लग जाती है। तो फिर क्यों हम इतने ज़्यादा परेशान हैं? जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि अगर कोई बहुत बड़ा पत्थर है, यानी जैसे डायनासोर्स के बारे में कहा जाता है कि 10 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर के दरमियान उस पत्थर का साइज़ था, तो इस तरह के बेशतर एक्सटिंक्शन इवेंट जो है ज़मीन पर वाक़ हो चुके हैं, बहुत से जानदार मर चुके हैं। तो अगर कोई शहाबिया 140 मीटर से बड़ा होगा तो हमारी ज़मीनी फ़िज़ा उसको रोक नहीं पाती, यानी वो ज़मीन तक पहुंच जाता है। तो 140 मीटर कोई बहुत आपके बड़ा साइज़ जो है आप नहीं कह सकते उसको। तो यानी कोई जो छोटे शहाबिये हैं, अब ये जो चाँद है जिस पे जो डिमोर्फस नाम का चाँद है, ये 170 मीटर बड़ा है, और जो डिडीमोस है वो आप देखें 700 मीटर बड़ा शहाबिया है। तो यानी 140 मीटर से बड़ा अगर कोई पत्थर होगा तो वो ज़मीन तक पहुंच जाएगा। अगला सवाल हमें फवाद खान साहब की तरफ से मौसूल हुआ है। उन्होंने लिखा है कि कहा जाता है कि आजकल हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए हम किसी बड़े शहाबिये को तबाह कर सकें। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आने वाले वक्त में हम इस नन्हे शहाबिये की तरह किसी बड़े शहाबिये को तबाह करना ना सही मगर इसका रास्ता तब्दील कर सकें, और यूँ हम डायनासोर से एक कदम आगे बढ़कर इस अजाब से हमेशा के लिए ख़ुद को बचा सकें? देखें, ये जो हमने अभी डिफ्लेक्ट किया है एस्ट्रॉयड, ये 170 मीटर बड़ा है। तो 140 मीटर जो लिमिट है उससे बड़ा जो एस्ट्रॉयड है उसको तो अभी यानी डिफ्लेक्ट करने के हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है। लेकिन अगर कोई 10 किलोमीटर बड़ा होता है, 20 किलोमीटर बड़ा होता है, या 50 किलोमीटर बड़ा अगर कोई एस्ट्रॉयड आता है, तो उसको डिफ्लेक्ट करने की टेक्नोलॉजी अभी यकीनन हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन ये अभी शुरुआत है। मुस्तकबिल में इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम किसी बड़े एस्ट्रॉयड का भी हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। इसके बाद अगला सवाल हमें JZ हदीदी की तरफ से मौसूल हुआ है। वो लिखते हैं कि इस तसादुम के शहाबिये पर क्या असरात मुरतब हुए और इसका रास्ता कितना बदला। जैसा कि बताया गया है कि अभी तकरीबन 2 महीने के अंदर ये कन्फर्मेशन हमें होगी कि कितना इसका रास्ता तब्दील हुआ है। वैसे जो हमारी कैलकुलेशन है इसके मुताबिक इसका जो है चंद मिलीमीटर का जो है इस वक्त फ़र्क आया होगा इसके मदार में, जो तकरीबन 10 मिनट का जो है वक्त बनता है। इसके बाद अगला सवाल हमें आरिफ खटक साहब की तरफ से मौसूल हुआ है, जो बहुत प्यारे और बहुत कमाल के अदीब हैं, माशाल्लाह से किताबें भी लिख चुके हैं। तो आरिफ खटक साहब पूछते हैं कि इस शहाबिये का कुतर कितना है और ज़मीन के मदार में दाखिल होने के कितने फ़ीसद चांसेस हैं। ये जो शहाबिया था ये अभी जैसा बताया गया है कि ये 170 मीटर बड़ा था, एक स्टेडियम के साइज़ का था। तो इसके ज़मीन के मदार में दाखिल होने का कोई चांस नहीं था। यही वजह है कि हमने इसको पॉइंट आउट किया, क्योंकि हमें पता है कि इम्पैक्ट से पहले और इम्पैक्ट के बाद इसका मदार किसी किस्म का इतना तब्दील नहीं होने वाला कि ये ज़मीन के लिए ख़तरा बन सके। इसके बाद अगला सवाल है रेहान अब्बासी साहब का। सर, इस बात का अंदाज़ा कैसे लगाया गया था कि शहाबिया इस तजुर्बे में इस्तेमाल हो सकता है, और इस कदर दूरी पर कैसे दुरुस्त निशाना बनाया गया? बेसिकली इस शहाबिये को हम लोगों ने इसीलिए पॉइंट आउट किया क्योंकि इसका जो हमने डायरेक्ट शहाबिये को नहीं छेड़ा, हमने इसका जो चांद है उसको छेड़ा। इसके अलावा ये वैसे तो जब हमसे दूर होता है तो मुश्तरी के मदार में होता है, और लेकिन जब हमारे करीब होता है उस वक्त तकरीबन 1 करोड़ किलोमीटर हमसे दूर होता है। तो 1 करोड़ किलोमीटर आप इतना दूर समझ सकते हैं कि चांद हमसे 4 लाख किलोमीटर दूर है, यानी चांद से भी 25 गुना दूर ज़्यादा दूरी पर ये हमसे था। तो इसका इस कदर एग्जैक्ट जो निशाना बनाया गया है, बेसिकली नेविगेशन सिस्टम जो है इस तरीके से काम करता है कि जब हम किसी भी शहाबिये या सियारे की तरफ कोई मिशन भेजते हैं तो उसका हर कुछ दिन के बाद जो है उसकी ट्रेजेक्ट्री को दुरुस्त किया जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आप कराची के अंदर बैठे हैं और आपने इस्लामाबाद में बस को आपने हिट करना है, तो उसका फिर यही तरीका कार है कि जब कराची से आप लॉन्च करेंगे गोली या आप कोई भी मिसाइल, तो उसको आपको बार बार उसकी नेविगेशन आपको दुरुस्त करनी पड़ेगी। हैदराबाद, मुल्तान, लाहौर, सियालकोट वगैरह में आपको जो है कुछ इंजीनियर्स को बिठाना पड़ेगा जो उसका रास्ता बार बार दुरुस्त करते रहें। तो बिल आखिर ये दुरुस्त होते होते आखिरकार इस्लामाबाद में अपने
टारगेट को हिट कर सकेगा। कोई भी मिशन लॉन्च होता है तो उसकी ट्रेजेक्ट्री को हम दुरुस्त कर रहे होते हैं। इसी वजह से जो शुरू के कुछ मिशन थे मरीख पर जाने वाले, वो मिस भी हो गए थे, यानी मरीख को नहीं पहुंच पाए और वो मरीख को क्रॉस करके मरीख के मदार से गुज़र के निज़ाम शमसी के बाहर की तरफ निकल गए थे। इसके बाद अगला सवाल है आम आदमी का। वो पूछते हैं कि 1 टन TNT एक धमाका होता है से भाई, बेसिकली ये जो 1 किलो TNT होता है वो एक गाड़ी को तबाह करने के लिए काफ़ी होता है। तो 1 टन TNT का मतलब है 1000 किलो और 3 टन का मतलब है 3000 किलो TNT। इसके बाद अगला सवाल है रिचर्ड महंगवर की तरफ से कि क्या मुस्तकबिल में किसी भी एस्ट्रॉयड के साइज़ देखकर फिर स्पेस क्राफ्ट भेजे जाएंगे या एक ही तरह के स्पेस क्राफ्ट छोटे बड़े एस्ट्रॉयड को हिट करेंगे? मुस्तकबिल में हर एस्ट्रॉयड के लिए हमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्पेस क्राफ्ट बनाने पड़ेंगे। जो बड़े एस्ट्रॉयड हैं उनके लिए हमें बड़ा स्पेस क्राफ्ट बनाना पड़ेगा, शायद उसके अंदर हमें बारूद भी रखना पड़े। छोटे एस्ट्रॉयड के अंदर बारूद की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो तरीक़ाकार है हर एस्ट्रॉयड पे नहीं होगा, लेकिन ये हमें एक बता देगा, एक हमें कैलकुलेशंस दे देगा कि किस हद तक इम्पैक्ट का असर पड़ता है। इसके बाद अगला सवाल है सफ़ीर अफरीदी साहब का। नासा का ये मिशन लॉन्च होने और सियाचे पर पहुंचने के फ़ौरन बाद टकराया या कुछ वक्त के लिए इस सियाचे के गिर्द भी घूमता रहा, और टकराने के लिए इसने बाद में क्या मुनासिब तैयारी की? तकरीबन टकराव से 15 दिन पहले जो है ये इतनी दूरी पे था कि ये शहाबिये को देख सकता था। तकरीबन 8 लाख किलोमीटर की दूरी थी। उसके बाद इसकी रफ़्तार को सुस्त कर दिया गया और टकराव से तकरीबन 4 घंटा पहले ये इस सियारचे से 80,000 किलोमीटर दूर था, जिसके बाद इन्होंने टारगेट सेट किया और इसकी रफ़्तार तेज़ करके इसको उस पर हिट किया। तो ये तकरीबन 15 दिन पहले अपने टारगेट के करीब पहुंच गया था। उसके बाद ये इसने आस्ता आस्ता अपना जो फासला है टारगेट से कम किया। इसके बाद अगला सवाल है वसीमुल्लाह ख़ान साहब का। ये शहाबिया मरीख जितना दूर है या इससे भी काफ़ी ज़्यादा दूर है? मरीख और ज़मीन चूँकि दोनों सूरज के गिर्द घूम रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से इनका जो फासला है मरीख और ज़मीन का कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। जब मरीख और ज़मीन एक बहुत ज़्यादा फासले पे होते हैं, यानी दरमियान में सूरज मौजूद होता है, एक साइड पे मरीख एक साइड पे ज़मीन, तो उस वक्त ज़मीन और मरीख का फासला 42 करोड़ किलोमीटर होता है। और जब मरीख और ज़मीन एक साइड पे हो जाते हैं और सूरज एक साइड पे हो जाता है, यानी मरीख और ज़मीन दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं, तो उस दौरान मरीख और ज़मीन का जो फासला है वो तकरीबन 5.5 करोड़ किलोमीटर रह जाता है। तो ये जो शहाबिया है तकरीबन 1 करोड़ किलोमीटर दूर था ज़मीन से। इसके बाद सुल्तान महमूद साहब का सवाल है कि ये टक्कर इत्तफाकी है या दानिस्ता करवाई जा रही है? ये बिल्कुल दानिस्ता तौर पे कराई गई है और हम तैयार थे, यानी हमने कुर्बानी का बकरा बना के डार्ट स्पेस क्राफ्ट को यूज़ किया है इसमें। इसके बाद मजहर आराई साहब का सवाल है कि इस प्रोजेक्ट को इसलिए आजमाया जा रहा है कि अगर मुस्तकबिल में कोई आवारा शहाबिया ज़मीन की तरफ आता है तो उसका रुख तब्दील किया जा सके, लेकिन ऐसा करने से इस शहाबिये के टुकड़े अगर ज़मीन अपनी ग्रेविटी से अपनी तरफ खींच ले तो क्या इससे ज़मीन को कोई नुकसान होगा? कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बड़ा टुकड़ा ज़मीन अपनी तरफ खींचे जो हमारा एटमॉस्फेयर को भी क्रॉस कर सकता हो, तो उसके लिए क्या सोचा गया है साइंसदानों ने? अच्छा, ये बिल्कुल ये इशू है कि अगर कोई बहुत बड़ा शहाबिया आता है 80 किलोमीटर बड़ा, 200 किलोमीटर बड़ा, तो फिर उसका हमारे पास फ़िलहाल किसी किस्म का कोई इलाज नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि मुस्तकबिल में इसका कोई ना कोई हल निकाल लिया जाएगा। क्योंकि देखें, ये पहला स्टेप है। अगर आप चाह रहे हैं कि हम हर किस्म के एस्ट्रॉइड को डिफ्लेक्ट कर लें, तो अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुँचे। उसके लिए हमें पता ही कितने एस्ट्रॉइड्स के ऊपर हमें मुख्तलिफ टेस्ट करने पड़ेंगे। तो ये अभी पहली बार है कि हम लोगों ने कोई ऐसा तजुर्बा किया है। तो इससे टेक्नोलॉजी को मुस्तकबिल में मज़ीद बेहतर करके तो बड़े एस्ट्रॉइड का कोई ना कोई हल निकाला जाएगा। और बेसिकली हमारा टारगेट ही वो है। अगर तो हमने 170-180 मीटर तक ही रहना है तो फिर तो फ़ायदा नहीं है। 140 तक तो ज़मीन खुद भी कवर अप कर लेती है। इसके बाद आखिरी सवाल है फ़हद मरीज़ साहब का कि शहाबिये के नन्हे चाँद से डार्ट स्पेस क्राफ्ट को टकराने के पीछे क्या मंतक है? हाँ, अगर नन्हे चाँद को ज़मीन के मदार से दूर हटाना मकसूद है तो नन्हे चाँद से ज़्यादा ख़तरा तो ख़ुद शहाबिये से ज़मीन को है। इस शहाबिये से या इसके चाँद से ज़मीन को कोई ख़तरा नहीं था। बेसिकली जिस तरह वीडियो के शुरू में बताया गया है कि हमने
इसको टारगेट ही इसीलिए किया ताकि इसका अगर कोई मदार डिफ्लेक्ट भी होता है तो ज़मीन की तरफ ये नहीं आएगा या ज़मीन के मदार को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो बेसिकली जस्ट एक तजर्बा था और एहतियातन हमने फिर चाँद के ऊपर किया क्योंकि चाँद छोटे साइज़ का था और उसके ऊपर अगर ये टकराव होगा तो हमें ज़्यादा बेहतर नताइज मिलेंगे बजाय इसके कि जो 700 मीटर बड़ा शाबिया है उसके ऊपर अगर हम ये टकराव करेंगे तो उसके ऊपर जो असरात थे वो कम थे। तो यही वजह, एक तो चाँद इसका छोटे साइज़ का था, दूसरी बात यह है कि वो चाँद है डायरेक्ट शाबिये को भी हम डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, तो जिसकी वजह से हमने उसके चाँद को ही चुना। तो इसके साथ हम आज की अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और डार्ट स्पेस क्राफ्ट के मतलब जो भी सवालात आपके जहन में गर्दिश कर रहे थे उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। इंशाल्लाह आपसे जल्द एक नई वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।